हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो एटम से रिलेटेड है। और इस चैप्टर से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, सीबीएसई हो या कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो कैसे करना है हम उसको आज सीखेंगे। हमने बहुत सारे इसमें मॉडल नहीं पढ़ने हैं। मैं अभी एग्ज़ाम की वजह से एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सारे मॉडल बाद में डिस्कस करूँगा पूरी चैप्टर के साथ। लेकिन अभी हम सीबीएसई को फोकस कर रहे हैं, तो हम सीबीएसई के बारे में देखेंगे। तो बोर मॉडल जो है आपका, बहुत सारे मॉडल आए इससे पहले, लेकिन बोर मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशन हैं। लेकिन हाइड्रोजन के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है। तो पहले देखते हैं कि बोर मॉडल के पोस्टुलेट क्या थे। तो हमारा जो बोर मॉडल था उसका जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था, न्यूक्लियर कंसेप्ट वाला। तो इसमें क्या था, पहला पोस्टुलेट बोर ने बोला था कि कोई भी आपके पास एक एटम है, ठीक है, उस उसके पास क्या होगा, एक छोटा सा मैसिव सेंट्रल कोर होगा जिसको उसका नाम दिया न्यूक्लियस। कैसे, मान लीजिए हमारा एटम है, तो बोर साहब ने कहा कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट होगा जो न्यूक्लियस है, जिसको उसने चार्ज Ze दिया। ठीक है, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके बाद आगे क्या कहा, अराउंड विच प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। दैट मीन्स यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इस साइड को। ठीक है, इसमें जो मोशन होगा वो इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। वैसे तो प्लैनेटरी मोशन है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे देखिए एक सर्कुलर का कंसेप्ट आया। तो क्लास 11th में जब आपने न्यूटनियन पढ़ी होगी तो वहाँ पे एक थ्योरी पढ़ी होगी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स की। तो यहाँ पर वही बोर जी ने कहा हमारा कि जो सेंटीपिटल फोर्स है, जो इन दोनों को पकड़े हुए फोर्स है फॉर देयर रोटेशन, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन है उसका जो मीनिंग है मैथमेटिकल, वो ये है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, कूलॉम्बिक फोर्स के, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होना चाहिए mv²/r। ठीक है, सेंटर की ओर, और इन दोनों में चार्ज है। ठीक, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा k, Q1 Q2/r² होता है, तो हमने इसको Ze इंटू ई, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज r है तो r²। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर r से r कैंसिल हो गया, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बन गया, mv² इक्वल टू k Ze²/r। ठीक है, पोस्टुलेट पहला वही है कि यहाँ पर एक मैसिव कोर है सेंट्रल में जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो ये रोटेशन कर रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से एक तो मेरे पास कंडीशन आ गई mv²/r, क्लियर है। दूसरा हम हैं ये भी निकाल सकता हूँ k Ze²/rm, v² की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेकेंड कंडीशन जो बोर साहब ने कही वो कही क्वांटम कंडीशन। आपको एग्जाम में सिंपली ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो इसमें उन्होंने कहा कि ओनली दोज ऑर्बिट आर परमिटेड, वही ऑर्बिट परमिटेड है, वही पॉसिबल है, वही अलाउड है, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, शॉर्ट में लिखा है, इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। ठीक है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π का है। दैट मीन्स L इक्वल टू आपको पता होगा MVR होता है, तो MVR किसके इक्वल होना चाहिए, NH/2π। तो पहली कंडीशन ये थी। अब हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं। तो जब हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे, आप जब डेरिवेशन करेंगे एग्जाम में, इसके नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग L इक्वल टू MVR इक्वल टू NH/2π। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से भी V की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आ जाएगा NH/2πmr। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3।
आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में ये जो वी स्क्वायर है ना, यहाँ से वी की वैल्यू उठाइए, इसमें रख दीजिए। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे मेथड हैं इसको करने को। तो अगर मैं इसको इस वी को इसमें पुट करूँ सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, NH ओवर 2πmr स्क्वायर इक्वल टू KZE स्क्वायर ओवर RM। क्लियर है? मैंने सिंपली इस वी की वैल्यू यहाँ से उठाई, इसमें रख दी। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, N स्क्वायर H स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी, KZE स्क्वायर ओवर RM। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो K है, ये जो K है ये क्या है, 1/4πε0। आई थिंक आप चैप्टर 1 में पढ़ के इसको आए होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसको बढ़ाएं, N स्क्वायर H स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर, और ये हो जाएगा K की वैल्यू भी रख देते हैं, 4πε0 ZE स्क्वायर RM। देखिए 4 से 4 कैंसिल, एक पाई कैंसिल, M से एक M कैंसिल, R से एक R कैंसिल। ठीक है, तो इसको आप जब रीअरेंज करेंगे तो क्या कितना बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा N स्क्वायर H स्क्वायर, और यहाँ नीचे कितना बचेगा, एक पाई बचेगा, एक M बचेगा और एक R बचेगा। ठीक है, और इस साइड कितना बचेगा, एक ZE स्क्वायर बचेगा और एक ε0 बचेगा। तो R की वैल्यू निकालनी है हमें, तो R को उस साइड ले जाते हैं, बाकी सब इस साइड लेके आते हैं। तो N स्क्वायर H स्क्वायर ओवर पाई M, तो ये वाला पार्ट नीचे आ गया, तो ये हो गया ZE स्क्वायर नीचे आ गया, एप्सिलॉन ऊपर चले गया और R इस साइड आ गया। मतलब मैंने रीअरेंज कर दिया है और R की वैल्यू यहाँ वहाँ भेज दी है। ठीक है, R को सेपरेट किया है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर मैं N स्क्वायर ओवर Z को अलग से निकाल दूँ तो बचेगा क्या, H स्क्वायर ε0 पाई M E स्क्वायर इक्वल टू R। तो यहाँ से देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा है ये कांस्टेंट है, इसका नाम है बोर रेडियस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A0 से। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉन, 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो हमारे जो रेडियस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, N स्क्वायर ZA0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फॉर हाइड्रोजन, तो आप देखिए अगर फॉर हाइड्रोजन की बात होगी तो हाइड्रोजन का जेड कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन में होते हैं 1, तो हाइड्रोजन की हो जाएगी N स्क्वायर A0। हाइड्रोजन लाइक जितने भी एटम हैं उनके लिए ये हो जाएगी। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट कहेगा तो आप N1 रख दीजिए, सेकेंड ऑर्बिट आएगा तो N2 रख दीजिए, एट सो ऑन। तो मे भी आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है, आप कैलकुलेट करते हैं V के लिए। अब हमने दो कंडीशन पढ़ ली हैं। पहली कंडीशन है हमारी MV स्क्वायर ओवर R इक्वल टू KZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, ये पहली कंडीशन थी। तो पहली कंडीशन से हमने क्या निकाला, R की वैल्यू यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू हो जाएगा KZE स्क्वायर ओवर MV स्क्वायर। और सेकेंड कंडीशन से हमने क्या निकाला, MVR इक्वल टू NH ओवर 2π MV, 2πm, NH ओवर 2π। तो यहाँ से R की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NH ओवर 2π MV। अब यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, दोनों को अगर आप इक्वेट करो, ठीक है, जैसे वहाँ हमने पहली बार क्या किया, V से किया, वैसे यहाँ R से इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा, KZE स्क्वायर, क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होंगे, इक्वल टू NH ओवर 2π MV। इसको सॉल्व कीजिए तो V इक्वल टू आ जाएगा आपका, कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2π KZE स्क्वायर ओवर NH। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपको रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो हमने सीखा था कि रेडियस में क्या करेंगे, रेडियस में हमने दोनों पोस्टुलेट लगाए, V की वैल्यू यहाँ भी निकाली, इसकी यहाँ पर रख दी, सॉल्व किया हमें बोर रेडियस मिल गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर आ जाएगा ये रेडियस का एक्सप्रेशन है, अगर हमसे आ जाएगा कि वेलोसिटी का निकालो, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, अगेन दोनों पोस्टुलेट में जाएंगे। ये पोस्टुलेट 1 है और ये पोस्टुलेट 2 है। इन दोनों पोस्टुलेट से आप रेडियस निकालेंगे। अगर वेलोसिटी पूछेगा रेडियस निकालना, और रेडियस पूछेगा वेलोसिटी निकालना। उन दोनों को इक्वेट किया तो वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जो बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इवन सीबीएसई में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए आपका जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम अगर यहाँ पर एक नए टर्म जिसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की बात करें, तो हमारा ये वेलोसिटी तो हो जाएगी 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच, ये हमारी वो हो जाएगी। तो एक क्वांटिटी है, आप आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर सी एच, इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये एटॉमिक फिजिक्स में यूज होता है आगे, तो कभी कभी डेरिवेशन आपको इस लेवल तक ले जा सकता है। तो अल्फा इक्वल टू आपका ये है, तो जो इसको अगर हम सॉल्व करें इस पूरे को, तो इसकी वैल्यू आती है 1/137। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें 2 पाई के ई सी एच, तो 2 पाई के ई स्क्वायर तो है, एच भी है लेकिन एक सी नहीं है। तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, देखिए 2 पाई के ई स्क्वायर, ठीक है, ये एच तो था ही मेरे पास, मैंने क्या किया, एक सी का इंटू यहाँ कर लिया, एक यहाँ का कर लिया, और बचा कितना, एन भी था हमारे पास ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा सी बाई एन हो जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ इतनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 137 सी बाई एन। तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सो दैट वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट या ग्राउंड स्टेट इज C/137। इसके लिए n कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए n 1 हो गया। ये जनरल फॉर्मूला है। इसी तरह आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12mv²। ठीक है। और mv² की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में देखेंगे तो आई थी kZe² r। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में आपको मे भी पता हो, K(Q1Q2)/r। तो यहाँ पर K(Q1Q2) आपको बताई है, K तो K ही रहेगा, 1/4πε। Q1 है Ze और दूसरा चार्ज है -e, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r, तो ये है kZe²/r। बात आती है टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -kZe²/2r। ठीक है। ये आपको एनर्जी का अगर टर्म कभी पूछता है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक। एक यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप देख रहे होंगे जो ये एनर्जी है टोटल एनर्जी, क्या ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसके आगे बस एक माइनस ही तो लगा है। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसको आप माइनस ऑफ टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं। उसी तरह आप पोटेंशियल एनर्जी को देखो, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको समझना होगा। तो दो पोस्टुलेट से हमने डेरिवेशन तो कर लिए, बाकी के पोस्टुलेट भी देख लेते हैं। पहला तो न्यूक्लियर था कि एक न्यूक्लियस होगा बीच में, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। दूसरा है वही ऑर्बिट परमिटेड होंगे, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इसको बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। थर्ड है स्टेशनरी ऑर्बिट। इससे पहले स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं था, जब बोर साहब ने ये कंसेप्ट दिया उसके बाद हमारी सारी चीज़ें ईजिली एक्सप्लेन होगी। उन्होंने बोला, वाइल रिवॉल्विंग इन द परमिटेड ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी भी परमिटेड ऑर्बिट में, तो वो इसके लिए कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। इससे पहले रदरफोर्ड और ये सारे मॉडलों में होता था कि वो रेडिएट करेगा,
तो इस टाइप के जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होते हैं इनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। थर्ड वन उन्होंने दी थी फ्रीक्वेंसी कंडीशन। उन्होंने बोला था कि एन इलेक्ट्रॉन इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन ओनली व्हेन, तभी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। जब कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, जब ज़्यादा एनर्जी से कम की तरफ आएगा तो रिलीज करेगा। तो ये हमारे 4 पोस्टुलेट थे। मे भी आपसे एग्ज़ाम में ये पोस्टुलेट पूछे जा सकते हैं कि भाई पोस्टुलेट क्या है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, आपको मैंने डेरिवेशन दिखाया, आप उस डेरिवेशन को भी समझ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियस को प्रूव करो और वेलोसिटी या एनर्जी कुछ भी ऐसा प्रूव करो। मिलते हैं अगले डेरिवेशन में। थैंक यू। चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।